ओके, जो लोग ऑनलाइन हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है हम लोगों ने, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं चला है या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर का। सर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ना? यस, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वो तो हो गया था ना? नहीं, मैंने नहीं करवाया था, आपको दिव्या मैम ने करवाया था, पर काफी लोगों को डाउट है इसके अंदर और पता भी नहीं चला है किसी को, मतलब ज्यादातर लोगों को, तो इसलिए हमने रिवाइज करना शुरू किया। ओके सर। ओके, तो सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता सर लव फॉर कंट्री। है? लव फॉर आवर कंट्री। ओके, की बात है ये, मतलब कंट्री यूनाइट कब होगी? जब नेशनलिज्म नेशनलिज्म के, हाँ यस, तो नेशनलिज्म की फीलिंग जब डेवलप होती है तभी नेशंस जो है वो यूनाइट होते हैं, या तो सिटीजन वो यूनाइट होते हैं। अगर नेशनलिज्म की फीलिंग ना हो तो यूनिफिकेशन की फीलिंग नहीं हो सकती। यूनिफिकेशन मतलब यूनिटी, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंस होने की फीलिंग या तो इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग, ठीक है, तो ये आती है बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। अब नेशनलिज्म की एक सिंपल डेफिनेशन है कि आ, हमको हमारे नेशन पे प्राइड होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी करने के लिए, मतलब कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए हमारे नेशन के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड टू सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस वन सेल्फ, किसके लिए? नेशन के लिए। तो दिस इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी सबसे पहले यूरोप में, और सब कुछ पहले यूरोप में ही आया हुआ है, उसके बाद में सारे नेशंस में आया है। तो सबसे पहले ये यूरोप में आई थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे 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 करके बाकी सारे नेशंस में भी यही चीज को लेके सारे नेशंस उसके ऊपर से सीखे और रिवॉल्यूशन करना शुरू हुआ सब जगह पे। तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन ये माना जाता है। उसके बाद में फिर आगे और सारे बहुत सारे रिवॉल्यूशन, बस सबसे पहला तो रिवॉल्यूशन ये नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया है, फिर हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फिर हुआ सारे हमारी कंट्री के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? क्योंकि वहां के जितने भी लीडर्स थे, जो रूलर्स थे, वो लोग करप्ट थे, ठीक है, वो अपना ही फायदा देखते थे। और एक टाइप से वहां पे मोनार्की सिस्टम, मतलब कि एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम थी वहां पे, ठीक है। मोनार्की जो है वो दो टाइप की होती है, बता दूं मैं तुमको। एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये दो टाइप की मोनार्की सिस्टम होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कि वहां के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किंग और क्वीन वही बनाएंगे, और वही रूल्स जो है वो सारे सिटीजन जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो किया तो उसको सामने पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में पार्लियामेंट की भी कुछ जगह होती है, ठीक है, मतलब किंग है, क्वीन है, साथ में पार्लियामेंट भी है। और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा रूल बनेगा और कौन सा रूल नहीं बनेगा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो एक किंग हो या क्वीन हो उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल इंग्लैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। उसी तरह से अगर हम एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल अभी रिसेंट टाइम्स में देंगे तो दिस इज सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। ये सारी जगह पे जितने भी अरेबियन कंट्रीज है वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, कि वो लोग जो जो वहां का सुल्तान करेगा या सुल्ताना करेगी वही सब कुछ करेंगे, सब लोग करेंगे। यस,
नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप जैसा है, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, मतलब वहां का प्रेसिडेंट है पर किम जॉन, पर वो किम जॉन जो है वो क्या करता है कि एक टाइप का मिलिटरिज्म सेक्टर के हिसाब से वहां पे चलता है कि किम जॉन जो बोलेगा वही सारे करेंगे, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ पे है डिक्टेटरशिप, तो यही है। पर वो बाहर ऐसा दिखाता है कि वहां के जो लोग हैं वो मतलब कि दे आर नॉट अंडर डिक्टेटरशिप, दिखाता है ऐसा सिर्फ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दो टाइप की मोनार्कीज होती है। अब यहाँ पे उस टाइम पे क्या था फ्रांस में, एब्सोल्यूट मोनार्की। और एब्सोल्यूट मोनार्की किसकी थी, तो बर्बन डायनेस्टी की थी। ठीक है, बहुत सारी डायनेस्टीज थी यूरोप के अंदर अगर देखी जाए, तो सबसे बड़ी डायनेस्टी अगर यूरोपियन नेशंस में हो तो वो था ओटोमन एम्पायर। सबसे बड़ा था ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्क, जिन्होंने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर किया था। और ये लैंड रूट जो है, जो वहां से यूरोप से लिंक करता था इंडिया को, वो लैंड रूट जो है वो इन्होंने ही खत्म कर दिया था ओटोमन एम्पायर ने, ओटोमन टर्क्स ने। ठीक है, वहां पे रूलर आया और उसने सारी चीजें बंद कर दी, और इसकी वजह से इनको ट्रेड करने के लिए दूसरे दूसरे जगह ढूंढने पड़े। ठीक है, तो ऑटोमन टर्क्स के सामने एक फ्रांस में एक डायनेस्टी थी, वो थी बर्बन डायनेस्टी। और बर्बन डायनेस्टी के किंग्स कौन थे, लुइस लुइस 16, उसके पहले आया 15, उसके पहले 14। तो ये जो 14 15 थे उसमें 14 जो था वो बहुत ही अच्छा रूलर था। ठीक है, 14 तक तो फ्रांस बहुत ही अच्छे से चलता था। जब 15 आया तो 15 ने डेप्थ लेना शुरू कर दिया था अपनी, अपने फायदे के लिए, अपनी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए उसने डेप्थ लेने शुरू कर दिया था आसपास की कंट्रीज के पास में। ठीक है, और फाइनली एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब उसकी डेथ हो गई तो लुइस 16 सक्सीडेड ऑन द थ्रोन, एंड लुइस 16 जो था वो भी 15 जैसा ही था। ठीक है, पर उसकी कंडीशन इतनी खराब थी क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस जो था वो ऑलरेडी इन डेट था। ठीक है, क्योंकि आगे वाला ने किया था और यही वो इसने कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बर्बन डायनेस्टी। उसका रूलर उस टाइम पे लुइस 16 था। आगे वाले जो 15 जो था उसने सब बिगाड़ के रखा हुआ था उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए। एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां के सिटीजन्स को पता चलता है कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज फ्रेटर्निटी, व्हाट इज लिबर्टी, ये सारी चीजों का पता चलता है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है, तो वहां के जितने भी आर्टिस्ट थे, इवन रोमांटिसिज्म उस टाइम पे आया था, तो विलियम शेक्सपियर ने कुछ ना कुछ थॉट दिए थे अपने पोएट्री सेक्शन में, मतलब पोएट्री बना बना के कुछ ना कुछ थॉट दिए थे फ्रीडम के। तो ये सारी चीजें जो थी वो बाहर आई, और जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि हाँ ऐसी भी कुछ कोई जिंदगी होती है फ्रीडम वाली, इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है, फ्रीडम होता है, फिर फ्रेटर्निटी होती है, मतलब भाईचारे की फीलिंग होती है, ब्रदरहुड की फीलिंग होती है। तो ये सारी फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर डेवलप हुई, और धीरे धीरे इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे या बड़े रिवॉल्यूशन करने शुरू किए। ठीक है, तो सबसे पहला पेज जो है वो शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, वो पेज के अंदर जो पिक्चर बनाया हुआ है वो फ्रेडरिक रोजियो ने बनाया हुआ है। और वो जो पेंटर जो था उसने ये पिक्चर में सारी चीजें बता दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ड्रॉ किया हुआ है, और उसके पास में नीचे लाइन में देखो सारे नेशन अपने अपने फ्लैग लेके खड़े हुए हैं। हाँ यस अब सर। एक चीज इसमें है कि जो सबसे नजदीक खड़ा है वो फ्री है, जितना दूर जो लोग खड़े हैं वो अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। समझे, जो जितना दूर खड़ा है वो वहां पे अभी फ्रीडम नहीं हुई है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। और जो सबसे नजदीक खड़े हैं वो सारे जो है वो लिबर्टी की मतलब फ्रीडम हो चुके हैं, मतलब फ्री हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, या तो फिर लास्ट स्टेज पे है इंडिपेंडेंस लेने के लिए, यूनिफिकेशन होने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, वो ही दिखाया हुआ है यहाँ पे। और देखो कि सारे लोग जो हैं
जो भी मतलब कि या फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो या तो फिर इटली हो या कोई भी XYZ जितने भी यूरोपियन नेशंस थे वो लोग वहां पे आ गए हैं और उनके उनके कपड़े में आए हुए हैं, उनके कपड़े में उनका फ्लैग, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर वो लोग वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को छू रहे हैं वहां पे आके। अब जो सबसे नजदीक है वो इंडिपेंडेंट हो गया है और जो सबसे दूर है वो लोग ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब वहां पे अभी भी फ्रीडम जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। उन्होंने पहले ही बना दिया था। हाँ 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 एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कि मैंने वो चीज तो बताई कि जो वहां का जो रूलर था वो इतना मतलब कि अय्याश था कि सारे के सारे पैसे जो है आगे वाले ने भी उड़ा दिए और इसने भी उड़ा दिए। और धीरे 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 कंडीशंस ऐसी होती गई कि उसने वहां पे जो टैक्सेस लिवाई किए थे, मतलब एक तो वहां पे एक कंसेप्ट था कि 3 एस्टेट्स बने हुए थे। कौन से थे? हाँ फर्स्ट एस्टेट में कौन था? यस क्लर्जी पीपल। क्लर्जी, सेकंड में नोबेलिटी, नोबल। और थर्ड में प्लीजेंट, फार्मर, बिजनेसमैन, लॉयर, यस बिजनेसमैन। फिर सीसेंट, लॉयर, आर्टिसन, मतलब कि एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड ऐसे लोग जो थे वो थर्ड एस्टेट में थे। और इनकी कंसेप्ट ये था कि ये लोग टैक्सेस जो है वो लेते थे। किसके पास से लेते थे? ओनली थर्ड इनके पास से। एस्टेट, इन दोनों को छूट थी कि ये लोग अगर टैक्सेस ना दे तो चलेगा, पर इनके पास से टैक्सेस मतलब कि जो लोग वर्किंग क्लास है उनके पास से ये लोग सबसे ज्यादा टैक्सेस लेते थे। और सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता था? क्लर्जी, क्लर्जी पीपल, ठीक है। क्लर्जी मतलब चर्च, जो लोग चर्च के अंदर प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। अभी अभी के मतलब मायने में पहले प्रीस्ट बोला जाता था, अभी उनको बोलते हैं पोप। हाँ फादर भी बोलते हैं, पोप बोलते हैं, ठीक है। वहां पे पोप बोलते हैं, पर पहले उनको क्लर्जी पीपल्स बोला जाता है या तो प्रीस्ट बोला जाता था। तो ये लोग हाँ 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 ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। एक मिनट हो, मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर लूँ यहाँ पे। यस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, मतलब ये आइडिया उनको कैसे मिला और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarchy। वो मैंने समझाया कि absolute monarchy था वहां पे। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। मतलब यहाँ पे कैसी सिचुएशन हुई थी कि 3 पार्ट में इनका रिवॉल्यूशन चला था। मतलब सबसे पहला रिवॉल्यूशन इनको हटाने के लिए, मतलब बर्बन डायनेस्टी को हटाने के लिए,
वो हट गई। उसके बाद में थोड़े बहुत डेमोक्रेटिक हुए, फिर से कुछ रिवॉल्यूशन हुआ, और फाइनली नेपोलियन बोनापार्टे आ गया। ठीक है, मतलब डिक्टेटरशिप हुआ। उसके बाद में वापस से नेपोलियन जो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, उसके बाद में वापस से मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश हुई, और फिर से कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने वापस से डेमोक्रेटिक रूल अपना लिया। ठीक है, मतलब ये 3 पार्ट में ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब पहले ऐसा होता था कि जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो उस टाइम पे पार्लियामेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, मतलब वहां की जो एस्टेट जनरल है उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, जैसे ही बर्बन डायनेस्टी हटी वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, और एस्टेट जनरल जो थे, मतलब एस्टेट जनरल जो था, मतलब असेंबली जो था, वहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। ठीक है, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। अब ये रिवॉल्यूशन इसके वजह से हुआ था कि वहां के लोग को ऐसी आइडियोलॉजी थी कि ये जो पूरा नेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ही संभाल सकते हैं, मतलब सिटीजन ही इकट्ठा होके यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और वही गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशन पे राज करेगी। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट डेमोक्रेसी का हुआ। ठीक है, from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। पर अब इनिशियल स्टेज पे लोगों ने क्या सोचा, अब कोई भी एक रिवॉल्यूशन करना है तो मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, जैसे कि तुम लोगों को बताना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे रिवॉल्यूशन करना है कोई। ठीक है, तो तुम लोगों को रिवॉल्यूशन का कॉज बताना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं क्यों रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कॉज तुम लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद में मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मैं सपोर्ट किस तरह से मांगूंगा, तुम लोगों को कन्विंस करूंगा कि ये पॉइंट जो है इसके ऊपर तुम लोग कन्विंस हो जाओ। ठीक है, अगर अब उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी लोग कन्विंस होते हैं, कुछ लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि हमारी जो गवर्नमेंट यहाँ पे है तो वो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ बैनर्स लगा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, पर काम अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग डिप्राइव्ड है काफी सारी नीड से, तो उसके अगेंस्ट में मुझे रिवॉल्यूशन करना है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मुझे रिवॉल्यूशन करना है। तो तुम लोगों को मैंने बताया कि ये पॉइंट्स है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मुझे काउंटर अटैक करेंगे कि आपने ये पॉइंट किस आधार पे लिया। ठीक है, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन मुझे देना पड़ेगा, पर उतना क्लैरिफिकेशन मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो तुम लोगों को रिवॉल्यूशन का कॉज बताऊंगा, मतलब वहां पे क्या हुआ कि लोगों ने जिन्होंने आइडिया दिया कि एक रिवॉल्यूशन करना है बर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट में, तो उसका कॉज क्या है। तो कॉज तो सबको उस टाइम पे पता ही था कि क्या सिचुएशन है, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे, बेसिक नेसेसिटीज के प्राइस बढ़े हुए थे, सारी चीजों के प्राइस बढ़े हुए थे। ठीक है, और ये बंदा अय्याशी कर रहा था। ठीक है, इसको कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, लोगों का भी लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों को पहले उन्होंने बताई, उसका कॉज बताया, और उसके बाद में लोगों को यूनिफाई किया, मतलब यूनाइट किया कि आप लोग साथ में हो, और उसके बाद में हम लोग रिवॉल्यूशन करेंगे तो ही हम लोग सक्सीड हो पाएंगे ये रिवॉल्यूशन के लिए। यस, एक्चुअली क्या था कि नेपोलियन जो था उसकी इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज थी, उसको तुम लोगों ने जो पढ़ी है ना वो यहाँ पे लिखी है उतनी पढ़ी है, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में यहाँ पे जो लिखा है उतना ही पढ़ा है, पर नेपोलियन बोनापार्टे वाज एन इंपीरियलिस्टिक मैन, सेम एज एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की जो इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज थी कि मुझे पूरा पूरा नेशन जो है वो कवर करना है, पूरा वर्ल्ड कवर करना है, तो वही इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज जो थी वो ये नेपोलियन बोनापार्टे के अंदर भी थी। और दूसरी बात ये था कि नेपोलियन बोनापार्टे एक तो था बहुत ही स्ट्रांग बंदा, और उसकी जो आर्मी थी वो भी बहुत छोटी थी, पर ही वॉज द राइवल ऑफ इंग्लिश पीपल। वो एक अकेला ही ऐसा बंदा था कि जो राइवल था इंग्लिश पीपल्स के, ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स लोग ऐसा सोचते थे कि अगर ये बंदा होगा, मतलब नेपोलियन अगर इज द नेपोलियन अलाइव, तो हमारा चांस कहीं पे नहीं लगेगा, हम कहीं पे कॉलोनाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग यही फिराक में थे कि किस तरह से नेपोलियन को हटाया जाए। इवन वो तो इंडिया पे भी अटैक करने आने वाला था।
और उसकी हेल्थ के इश्यूज हो गए, उसकी वजह से वो वापस मुड़ गया वहां से। तो नेपोलियन वॉज एन इंपीरियलिस्टिक मैन, उसकी वजह से, उसकी जो इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज थी उसकी वजह से वो बहुत ही आगे, हालांकि बहुत सारे बैटल्स उन्होंने की, पर आफ्टर ऑल जब बैटल ऑफ वाटरलू हुई उसमें वो हार गया, और वो जो एक गलती की वजह से वो हार गया, एंड फाइनली खत्म हो गया फिर वहां पे। यस एग्जैक्टली। सॉरी। उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट दिए थे कि वही कोड जो है वो सबको, और वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो थे वो आज भी बहुत ही फेमस है, उसके नेपोलियनिक कोड जो थे वो बहुत ही फेमस है आज भी, वो तुम्हारे चैप्टर में है ही वो सारे। Okay. So from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. मतलब यहाँ पे इनको ऐसा था कि सभी लोगों को पता चले कि ये रिवॉल्यूशन किस तरह से होता है और क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, मतलब कि मेंटालिटी एक हो, तभी कोई बड़ा सा रिवॉल्यूशन हो सकता है। मतलब 4 लोग कुछ और सोच रहे हो और 10-15 लोग कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो हम लोग यूनाइट होके कोई भी एक रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। सेम एज हमारा जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया था हमने सबसे पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन हुआ था यहाँ पे, कब हुआ था? सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें क्या था? रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, पर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि जितने भी मिलिट्री प्रोफेशनल्स थे या तो मिलिट्री पर्सनल्स थे, तो वो लोग अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे मंगल पांडे हैं तो वो उनके लिए लड़ रहा था, मिलिट्री के लिए लड़ रहा था। फिर पीसेंट्स और फार्मर्स थे, वो लोग उनके लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उनके साथ टैक्सेस सबसे ज्यादा वो लोग कमा रहे थे टैक्सेस से, और लैंड रेवेन्यू और डेट सारा बहुत उनके उनके ऊपर था। कुछ लोग ऐसे थे कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लड़ रहे थे। मतलब यहाँ पे 3 कंसेप्ट हो गए, मेरा कंसेप्ट कुछ और है, इसका कंसेप्ट कुछ और है, इसका कंसेप्ट कुछ और है, तो हम लोग यूनाइट हो पाएंगे क्या? वहां पे क्या था, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैट्रियोटिज्म की फीलिंग थी। जो किंग और क्वीन जिनका ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था किंगडम, तो वो अपने किंगडम के लिए लड़ रहे थे, वो न कि पूरे देश के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, इसी की वजह से वो फेल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी थी जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़े। ठीक है, नहीं रेडिकल्स और वो लोग तो, वो तो कांग्रेस में से निकले थे 2, एक था रेडिकल और दूसरा था मॉडरेट। हाँ कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव को मॉडरेट बोलते हैं और रेडिकल्स को वो बोलते हैं क्या? हाँ वही हुआ ना, इसलिए 3 पार्ट में हुआ ना। सबसे पहला था वो इसने ओवरटर्न किया नेपोलियन ने, नेपोलियन के बाद वो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म आए, सॉरी डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद कंजर्वेटिज्म आए, जिन्होंने वापस से बोला कि बर्मन डायनेस्टी को बुलाओ और बिठाया उसको। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो वापस बिठाया उसको, उसके बाद में वापस से फिर रिवॉल्यूशन हुआ और डेमोक्रेसी में। कई कई बुक्स में ऐसे लिखे हैं कि भाग गया था, कई कई बुक में ऐसा लिखा है कि उसको मार डाला था, यहीं के सिटीजन ने मार डाला था, ऐसा है एक्चुअली। ओके, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोइन, मतलब कि फादरलैंड है पूरा नेशन और हम लोग सारे एक सिटीजन हैं, तो उसकी फीलिंग जो है वो डेवलप होने लगी, करवाई। emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution, मतलब सबको constitution के अंडर में equal rights मिले। ठीक है, फिर है न्यू फ्लैग डिजाइन किया गया, ट्राई कलर,
was chosen to replace the former royal standard. जो royal standard मतलब वो बर्मन डायनेस्टी का जो फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया, भाई हमारा नया फ्लैग होना चाहिए. The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. मतलब जो एस्टेट जनरल उस टाइम पे बोला जाता था एस्टेट जनरल, तो उन्होंने चेंज करके क्या बोला एस्टेट जनरल. हालांकि तो मतलब यूज तो होता ही नहीं था कुछ, वही लोग अपना करते थे सब कुछ. तो एस्टेट जनरल को चेंज कर दिया, उसके मेंबर्स को री इलेक्ट किया और उसको बना दिया जनरल असेंबली. ठीक है. The Estate General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. मतलब नए hymns जो अपनी नेशनल एंथम होती है ना वो, तो नेशनल एंथम उन्होंने बनाई. ठीक है. फिर ओथ लिए गए, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो ओथ तो लेना ही पड़ेगा. ठीक है. और जितने भी मार्टियर्स हुए थे ये रिवॉल्यूशन के, वो सारे मार्टियर्स को उन्होंने शाबाशी दी, उसको बोलते हैं कॉमेमोरेट. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाई गई, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर है सेंटर. सेंटर जो है वही सारे स्टेट्स को हैंडल करता है, एडमिनिस्टर करता है. तो इस तरह से उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड कमिटी बनाई, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई, जो सारे के सारे जितने भी सिटीजन थे या तो जितने भी आस पड़ोस में जितने भी रीजन थे, तो उसको कौन एडमिनिस्टर करता था, वही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. ठीक है. और internal custom dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी या तो फिर पीजेंट्स के ऊपर कोई ड्यूज था, तो वो सारी चीजें उन्होंने एबॉलिश कर दी, क्योंकि नए सिरे से सब शुरू करना है, तो फिर पुराना सब खत्म कर दिया. और यूनिफॉर्म लॉज बनाए सबके लिए, एक यूनिफॉर्म लॉज एंड वेट्स एंड मेजर, जो वेट का और मेजर, फिर करेंसी, ये सारी चीजें सबके लिए यूनिफॉर्म कर दी उन्होंने. ठीक है. यस. अब तो कोई लैंडलॉर्ड है ही नहीं ना, नई गवर्नमेंट बन गई, ऑल द पीपल्स आर इक्वल. लॉस, हाँ लॉस हुआ, पर अभी तो यहाँ पे क्या हुआ कि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो नई गवर्नमेंट के नए रूल्स बनेंगे. अब नए रूल्स के हिसाब से आप तो मतलब कि लैंडलॉर्ड हो ही नहीं, समझे. नई सिस्टम क्या बोल रही है कि नई सिस्टम में सारे पीपल्स जो है वो इक्वल है, और नए लॉस तो है, नए लॉस बनाए, तो नए लॉस के हिसाब से लैंडलॉर्ड कुछ है ही नहीं. गवर्नमेंट के पास ही खुद पैसे नहीं, तो कहाँ से देगी वो. अभी तो हाल फिलहाल नई गवर्नमेंट बनी है. ओके. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज इन फ्रेंच. यहाँ पे देखो रीजनल डायलेक्ट, जितने भी रीजन थे वहां पे खुद की एक लैंग्वेज थी, तो वो लैंग्वेज को इन्होंने खत्म कर दिया. मतलब अंदर अंदर आप बोल सकते हो, पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज उन्होंने फिक्स की, क्या है वो फ्रेंच. ठीक है. As it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. पूरे नेशन की एक ही लैंग्वेज कॉमन होगी जो है फ्रेंच. मतलब सब जगह पे ये फ्रेंच जो है वो चलती है. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. मतलब यहाँ पे इनका यही क्राइटेरिया था कि जिस तरह से फ्रेंच पीपल यूनाइट हुए और बड़ी गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, उस तरह से बाकी सारे नेशन भी यही चीज को सीखे और आगे बढ़े. ठीक है. तो ये इनका गोल था, प्राइमरी गोल था. ठीक है, करना. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. अब यहाँ पे देखो क्लब बननी शुरू हुई. जितने भी स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा होके ये सारे आइडियाज सुने और रिवॉल्यूशन के आइडियाज सुने, और क्या करना है वो सारी चीजें इनको पता चला, कॉज पता चला, तो इन्होंने अपने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू किए. एक जैकोबिन क्लब बनाया और सारे लोगों को इकट्ठा किया, जितने भी एजुकेटेड थे, स्टूडेंट्स थे, वो सारे लोगों को इकट्ठा किया. ठीक है, एक ग्रुप बनाया. Their activities and campaigns prepared the way for the French army
which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जैकोबिन क्लब्स जो थे उनकी एक्टिविटी जो थी वो हूबहू आर्मी जैसी थी, तो उनको भी हेल्प मिल गई, आर्मीज को भी हेल्प मिल गई, और आर्मी जहां जहां पे भी गई, मतलब बाहर फ्रांस के बाहर जहां जहां पे भी गई अब्रॉड में, तो वहां वहां ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, वो आइडियोलॉजी जो है वो साथ में ले गई, लोगों को समझाया कि इस हिसाब से हम लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms. अब यहाँ पे देखो नेपोलियन की एंट्री हो रही है, ठीक है, नेपोलियन set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तब जितनी भी सिस्टम पहले बनाई गई थी 1789 के बाद, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और स्टेट जनरल फॉर्म हुआ था, मतलब कि नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, वो नेशनल असेंबली के अंदर जो भी चेंजेस किए गए थे तो वो उसको रेलेवेंट नहीं लगे, तो उसने क्या किया, फिर से डेमोक्रेटिक रूल से वो लेके आया मोनार्की सिस्टम में। ठीक है, हालांकि मोनार्की बोलते हैं पर इट वाज एक्चुअली डिक्टेटरशिप, क्योंकि वो आर्मी का ही बंदा था। ठीक है, तो वो पूरी सिस्टम जो है वो चेंज करके अपने हिसाब से उसने अपने कोड बनाए। ठीक है, और उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस वापस से फ्रेम किए, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस किए। The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before law। मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर आई, जो जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी, किनको मिलती थी सबसे ज्यादा, जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी वो उसने एबॉलिश कर दी। ठीक है, खत्म, अब प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, मतलब क्लर्जी का बेटा क्लर्जी ही होगा, रिच का बेटा रिच ही होगा, तो वो जो प्रिविलेज था वो प्रिविलेज खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि सारे लोग इक्वल है। फिर दूसरा क्या था, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है। ठीक है, क्लर्जी है तो जाने देने का, नोबल है तो जाने देने का, कम सजा देने की, टीचर्स है, बिजनेसमैन है तो उनको ज्यादा से ज्यादा सजा देने की नहीं, ये खत्म, सब लोग जो है वो इक्वल है बिफोर द आई ऑफ लॉ। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सभी के पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके या तो कोई प्रॉपर्टी ओन कर सके, ये पहले राइट किसी को नहीं था, ये नया इंट्रोड्यूस करवाया इसने। ठीक है, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रिलीजियस रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये जो सारे कोड थे वो कहाँ कहाँ, जहां पे फ्रेंच कंट्रोल था, जो भी कॉलोनीज में फ्रेंच कंट्रोल था वहां सारी कॉलोनीज में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इंप्लीमेंट करवाए गए। ठीक है, in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. ये क्या होता है feudal system? What is feudal system? बताओ बताओ। हाँ तो तुम लोग पढ़ चुके हो यार, बता। नहीं, वो तो मोनार्की होता है। बहुत ही सिंपल है, अगर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो और 10th स्टैंडर्ड में वापस तुम लोगों ने पढ़ा है। सर लैंडलॉर्ड एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे प्लीजेंट से? नहीं नहीं, इसी से रिलेटेड है। चलो हिंट दे दी। सर क्लर्जी एक्स्ट्रा लेते थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस लेते थे प्लीजेंट से ऑन सॉल्ट्स एंड तंबाकू, सॉल्ट्स था।
फ्यूडल सिस्टम में क्या था, सबसे पहले टॉप लेवल पे आते थे किंग, उसके नीचे आते थे क्लर्जी पीपल, ठीक है, उसके नीचे आते थे नोबल, मतलब कि उसको नोबिलिटी भी बोलते हैं, उनके नीचे आते थे नाइट, और उनके नीचे आते थे कॉमन पीपल। दिस वॉज द एक्चुअल कंसेप्ट। जो तुमको फर्स्ट एस्टेट, थर्ड एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट दिखाया है, वो थर्ड एस्टेट में भी इस तरह से ये लोग बाइफरकेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता था कि सपोज मान लो ये फ्रेंच गवर्नमेंट है, फ्रेंच गवर्नमेंट इज अंडर अ किंग। तो अगर कोई गवर्नमेंट, किसी किंग ने गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ की जितनी लैंड है तो वो खुद ओन करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बंदा मतलब खुद लैंड ओन तो कर रहा है, पर उसको तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं फार्मिंग आती है, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर पाता है वो, क्योंकि इतने सारे लोगों का देखना होता है, लैंड क्या देखेगा वो, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये किंग जो है वो लैंड का पोर्शन क्लर्जी पीपल्स को दे देता है। इन रिटर्न वो क्लर्जी पीपल से क्या मांगता है कि आप लोग मेरे कोई भी डिसीजन में मुझे हेल्प करो, ठीक है, मुझे हेल्प करो कि मैं कोई गलत डिसीजन ना ले, और कोई दूसरा इन्वेशन, मतलब कोई दूसरी किंगडम से कोई इन्वेशन हो जाए और मेरा किंगडम चला जाए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग मुझे हेल्प करो, ठीक है। अब ये क्लर्जी पीपल्स जो है, अब वो लोग तो मतलब अय्यासी थे, सुबह सुबह चर्च जाते होंगे या नहीं जाते होंगे वो भी पता नहीं अपने को, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, यही लैंड जो इनको मिलता था वो क्या करते थे, नोबल पीपल्स को देते थे, ठीक है। अब नोबल पीपल्स को देते थे क्यों, क्योंकि ये लोग जो है वो इनकी और इनकी हिफाजत करें और इनके होके रहे। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे ये क्लास में हूँ, ये क्लास में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और पूरा क्लास जो है वो मुझे मेरे अंडर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कुछ बंदे छोड़ के रखूंगा ये क्लास के अंदर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको मैं फेवरेट स्टूडेंट बना दूंगा मेरा, ठीक है। तो वो जो फेवरेट स्टूडेंट, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा वो फेवरेट स्टूडेंट ही करेगा। होमवर्क चेक करना है, फिर जो भी कुछ करना है, वो सारी चीजें यही करेगा, ठीक है। और तुम लोगों को मेरे अंडर में लेके आएगा, वो एक लड़का और वो एक लड़की जो नोबल है वो ही करेंगे, ठीक है। ये करता है। फिर ये लोग क्या करते थे, अब ये लोग भी पास भी टाइम नहीं था, ठीक है, वो खुद का अपना काम करते थे, दूसरा का काम करते थे, मतलब इनको भी लॉयल रहना है। तो वो क्या करेंगे, तो ये क्या करते थे, लैंड जो है, मतलब ये लैंड तो घूमता ही रहता था पूरे दिन पूरे टाइम, यहाँ से फिर ये लोग नाइट्स को देते थे रखवाली करने के लिए। अब इनको किस किस की रखवाली करनी है, लैंड की भी रखवाली करनी है, नोबल्स की भी रखवाली करनी है, क्लर्जी पीपल्स की भी रखवाली करनी है, और किंग के लिए भी वॉरियर्स बनने हैं। नाइट मतलब कि घुड़सवार होते थे जो मिलिट्री में थे, मिलिट्री पीपल्स में जो घुड़सवार होते थे तो सर वो तो उनको पहले नाइट से, बोला जाता था। तो वो तो पहले से ही किंग का प्रोटेक्शन करेंगे ना। अब प्रोटेक्शन तो करेंगे, पर सामने उनको कुछ चाहिए ना, तो वो ये फैसिलिटेट करते थे उनको लैंड, लैंड का कुछ पोर्शन। ये अब इसमें से देखो, ये सभी को कुछ ना कुछ पोर्शन मिलता है। सपोज इसके पास 100% लैंड है, तो इसमें से इन लोगों को मिलेगा 30%, इन लोगों को मिलेगा 20%, ये लोग इनको देंगे 10%, और इनको कुछ नहीं मिलता था बेचारे के, ये साले बेचारे ही रहते थे हमेशा, ठीक है। अब इनको क्या करना पड़ता था कि ये लोग इनको देते थे लैंड, 100% लैंड। अब ये क्या बोलते थे कि तुम रखवाली भी करो, तुम खाना भी पकाओ, सब कुछ करो, यहाँ पे क्रॉप भी ग्रो करो, सब कुछ करो, बदले में हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बदले में हम तुम्हें, मतलब कि नाइट जो है वो इनको सपोर्ट करेंगे हमेशा। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो उस टाइम पे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके बैकग्राउंड में रहेंगे, फ्रंट में नहीं, बैकग्राउंड में, ठीक है। वॉरियर्स हमेशा फ्रंट में रहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बैकग्राउंड में रहेंगे। तो ये बेचारे, हाँ ठीक है चलो,
आगे नहीं है तो पीछे तो है, चलो कर लेते हैं। और फिर भी सबसे ज्यादा ड्यूज में कौन रहता था? सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू किसके पास कलेक्ट किया जाता था? बेचारे इतना काम भी करते थे और साथ साथ में ड्यूज भी भरते थे अपने। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम का कंसेप्ट था। ये फ्यूडल सिस्टम जो थी वो नेपोलियन ने हटा दी, नहीं चाहिए भाई फ्यूडल सिस्टम। हर एक आदमी खुद की रक्षा खुद कर सकता है। ठीक है, नेपोलियन की एक बात तुम लोगों को बतानी है मुझे कि एक बार ऐसा हुआ, जब वो जो बंदा था वो बहुत ही जोरदार था। एक बार ऐसा हुआ कि नेपोलियन उसके साथी के साथ जैसे कहीं इन्वेशन पे निकला था, और उस टाइम पे तो मतलब शिप वगैरह थी, तो शिप शिप भी नहीं थी, वो छोटी सी बोट थी। और नेपोलियन के पास इतनी आर्मी नहीं थी, कम कम से कम 100 जने थे उसके पास। वो 100 जने को लेके पूरा वर्ल्ड जीतने निकला था, इतना डेरिंग बाज आदमी था। ठीक है, तो अपने साथियों के साथ वो निकला था इन्वेशन पे, और एक किनारा आया, किनारे पे बोट रुकी और सारे लोग उतर गए। और नेपोलियन तो जैसे वो आर्मी का जनरल होता है, जो मेजर होता है, वो तो कैसे आगे ही चलता है। ठीक है, तो आगे चलने लगा, वो तो बोट छोड़ के आगे चलने लगा। तो कुछ लोग उसके पीछे क्या कर रहे थे, वो बोट को एंकर कर रहे थे। ऐसे एंकर करना पड़ता है वरना बोट तो चली जाए। ठीक है, तो एंकर कर रहे थे ऐसे बोट को कुछ सोल्जर्स। तो जब एकदम से पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या कर रहे हो ये, तो सर वापस जाना है ना, एंकर कर रहे हैं बोट को। तो उसने क्या किया, अपनी पिस्तौल निकाली, उड़ा दी, बोट को ही उड़ा दी। लोग सोचने लगे ये क्या हुआ, बोट क्यों उड़ा दी? वापिस, क्योंकि वापिस नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। दिस वॉज हिज फिलोसॉफी। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमेशा आगे देखो और मुश्किलों का सामना करो, कैसी भी मुश्किल है, भले मर जाए तो मुश्किलों का सामना करो। और इसी बंदे ने ये वर्ड दिया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस आदमी का है, नेपोलियन बोनापार्ट है। पता चला? तो कोई भी मुश्किल ही आए, हमेशा हमें वही डायरेक्शन में जाना है जहां पे मुश्किल ही है, डिफिकल्टीज है। वो डिफिकल्टीज को ओवरकम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यही फिलॉसफी ये बंदे की थी, और इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ 100 बंदों के साथ उसने काफी सारी कॉलोनी को कैप्चर किया हुआ है। ओके, तो फ्यूडल सिस्टम इसने कैंसिल कर दी। साथ साथ में सर्फडम, सर्फडम मतलब स्लेवरी, स्लेवरी का जो कंसेप्ट था उस टाइम पे, तो वो खत्म किया इसने, सर्फडम। फिर मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज मतलब पीसेंट के ऊपर जो ड्यूज थे, ठीक है, जिन्होंने पैसा ले लेके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, रेंट भरा, रेवेन्यू भरा, तो ये जितने भी मेनोरियल ड्यूज थे वो भी इन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फ्यूडल सिस्टम खत्म की, फिर सर्फडम खत्म किया, स्लेवरी, और साथ साथ में क्या, मेनोरियल ड्यूज को खत्म किया। ठीक है, इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए थे आगे की डायनेस्टी ने, तो वो भी सारे खत्म कर दिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया बंदे ने। ठीक है, फिर peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom। अब ये सारे लोग जो नीचे की कम्युनिटी पे आते थे, वो सारे लोगों को काफी सारी फ्रीडम मिली। ठीक है, सब लोग एंजॉय करने लगे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रूलर है। आज तक ऐसी फ्रीडम तो किसी ने नहीं दी हमको। ठीक है, businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। और जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हाउसेस चलाते थे, जो वेट और मेजर का काम होता था, करेंसी का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, तो उनको बहुत ही काफी अच्छा लगा कि ये चलो एक ही यूनिफिकेशन हो गया है, एक ही करेंसी हो गई है, तो जिसकी वजह से एक रीजन से दूसरे रीजन में हमको कुछ भी लेना है और परचेज करना है और देना है,
तो वो हमारे लिए सहूलियत रहेगी। पहले क्या होता था कि अलग अलग वेट्स होता था तो पता नहीं चलता था, बहुत ही सारा कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो इसकी वजह से बहुत ही टाइम लगता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। तो ये सारी चीजें जो है वो हट गई, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉज आ गए, यूनिफॉर्म करेंसी आ गई, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स आ गए, जिसकी वजह से काफी सारा मतलब पहले जो था उसमें नुकसान भी होता था, क्योंकि कुछ रीजन में ज्यादा वेट हो जाता था, कुछ रीजन में कम वेट हो जाता था। ठीक है, वो तो तुम लोगों ने पढ़ा है, आप 9th स्टैंडर्ड में भी आया था ये। ठीक है, however, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule was mixed. अब यहाँ पे देखो, कितना भी बंदा अच्छा काम कर ले, पर यहाँ पे रिएक्शन इसका क्या होगा, अल्टीमेटली मिक्स्ड होगा। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, अरे बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त रूल, ये सिस्टम जो लेके आया ना वो बहुत ही बढ़िया थी। और कुछ लोग क्या बोलेंगे, क्या यार आगे भी वही था, ये भी वही है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो थे नेपोलियन के सामने, जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने चेंज किए या तो अपने खुद के बनाए, तो उसका रिएक्शन जो था वो पूरे फ्रांस में मिक्स्ड थी। ठीक है, initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब काफी सारे कॉलोनीज जो थी उनकी, वहां पे इनको, जो फ्रेंच आर्मी जब आती थी तो उनको क्या बोलते थे ये लोग, हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये लोग लिबर्टी के दूत हैं। ठीक है, जो हमें सिखाते हैं कि हाँ इस तरह से लिबर्टी होनी चाहिए, इस तरह से फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. अब ये जो इनिशियल स्टेज पे ये सारे जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किए थे तो वो सबको अच्छे लगे, पर धीरे 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 जब उसकी इंपेरियलिस्टिक वैल्यूज बढ़ने लगी और जब पॉलिटिकल फ्रीडम की बात आई, तब इनको पता चला कि हाँ अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है, कि हमको इतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है जितनी वो लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ, तो ये सारी चीजें तो एलिमिनेट की, और उनको कहीं ना कहीं कमाना तो पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, तो साथ में क्या किया इन्होंने, टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर सेंसरशिप, पहले इतनी सब जगह पे मतलब कि बैन नहीं लगता था, कुछ ना कुछ चीजों पे ही बैन लगता था, यहाँ पे क्या हुआ, सेंसरशिप बढ़ गई। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को बैन कर दिया, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को बैन कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, फिर फोर्स द कंस्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मी, सॉरी फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी। यहाँ पे क्या बोला कि आपको कंपलसरी फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करनी है, ये पहले नहीं था, अभी से शुरू हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, यहाँ पे देखो इंपीरियलिस्टिक वैल्यू आ गई, तूने पूछा था ना वो चीज, देखो रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर करने के लिए ज्यादा आर्मी चाहिए, तो आप कंपलसरी फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करो। ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और ये सारी चीजें जितने भी एडवांटेजेस थे उसके ऊपर एक परत जम गई इसकी, इतनी खराब एक्टिविटीज हुई, टैक्सेशन बढ़ गया, सेंसरशिप बढ़ गई, फ्रेंच आर्मी में कंपलसरी ज्वाइन करना है क्योंकि रेस्ट ऑफ यूरोप कॉन्कर करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों को अब ज्यादा खराब लगने लगी, मतलब ये एडवांटेजेस भी उसके सामने अच्छे नहीं लगे। ठीक है, हाँ सेटबैक है, वो सारे एडवांटेजेस थे, ये सारे डिसएडवांटेजेस है। एक काम करो, इतना देख लो, एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो ये होमवर्क कंप्लीट हो गया, सबने कर दिया, लाओ दिखाओ क्या सर? होमवर्क ऑनलाइन में सबने किया होमवर्क, क्या था होमवर्क? 50 क्वेश्चन आंसर। किसी के पास पेन है, रेड पेन या ब्लैक पेन, लाओ, किसमें से लिखा है? रिपीट करोगे कि होमवर्क क्या था? सर आपकी बात पहले सर एक बार आप रिपीट करोगे कि होमवर्क क्या था?
ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो था एग्रीकल्चर, उसके 50 क्वेश्चन आंसर्स बनाने थे। क्वेश्चन एंड आंसर, अकेले क्वेश्चन नहीं। ओके सर। अभी ने पहली बार बुक बनाई लगती है। सही है। नहीं सर, वापसी देते थे वो हम करेंगे ना हम वो टेक्निकल सर सब क्वेश्चन आंसर वन लाइन बेचारे चेक नहीं कर पाते थे, ऐसा बोलो। सर सारे आंसर होने चाहिए कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होने चाहिए? नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वन वर्ड चाहिए और वन लाइन सेंटेंसेस चाहिए। अगर फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हो तो अच्छा रहेगा। सर नेक्स्ट क्लास दिखा लास्ट टाइम हाँ नेक्स्ट क्लास दिखा दो, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम तुमको पता नहीं था क्या मैंने बोला था तो? सर मैंने इकोनॉमिक्स के बना दिए। ओके, बस 10 ही लिखे, 10 बस। वो लिख तो रही थी पर मूड मतलब चेंज हो गया होगा, माइंड चेंज हो गया होगा। किसने से कॉपी किया है? अच्छा, जो भी लाइन मिलती है उसको उसको यहाँ सर एक तो बहुत ये वाला वो न्यूज़ पेपर वाला अच्छा, एक दूसरे में से भी कॉपी की हो तो भी पता चल जाएगा। यार मॉडर्न इनपुट इसमें भी आते हैं। सर 50% पता नहीं उसके हिसाब से हमको बाइफरकेट करना पड़ता। सर मैंने तो मेजर टॉप का कुछ किया ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक भी मेजर टॉप नहीं है। ओ मैंने वही सोचा इसमें पूरा वाह सर इनका भी तो लिखना आधा पास हैंडराइटिंग तो देख भाई, ऐसे बोर्ड में मत लिखना, मतलब ये होगा तेरा। सर हम लोग लीव कर दे क्या?
बस क्या पता नहीं चले, इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाया तो पता नहीं चले। सर हम लोग लीव कर दे क्या? कि ये क्या था? अरे टेक्स्ट बुक रिफर करने का बोला, मतलब ऐसा मत लिखो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस चैप्टर। ये क्या है? तो 9th स्टैंडर्ड में लड़के ने ऐसा लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस चैप्टर। क्या? नहीं, मेरी नजर है ना बहुत ही कातिल है, मैं ये सारी चीजें पकड़ लेता हूँ। इवन मैं बोलूं कि तुम लोगों की टेस्ट भी होगी ना, तो उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़ जाती है मेरे दिमाग से। एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, हाफ मार्क कट। एक वर्ड में मिस्टेक होगी, हाफ मार्क कट। मैं कट करता हूँ। अगर मैं तुम लोगों को परफेक्ट नहीं बनाऊंगा तो तुम लोग परफेक्ट कैसे होगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा है कि तुम लोग सब 100 में से 100 लेके आओ। इसको स्टिक करके तो आना था। फॉलो नहीं किया इतना। थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है वो नेक्स्ट लेक्चर में करके आना। ओके सर, बाय बाय सर। बाय।